गुड मॉर्निंग बच्चों। थिएटर लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए आप लास्ट चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं कंपनीज एक्ट का, जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन। तो चलिए, कल सेक्शन 19 तक बातें हो गई थी। सेक्शन 19 था कि सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं कर सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन इसका एक्सेप्शन था कि एज अ ट्रस्टी, एज अ नॉमिनी और पास्ट होल्डिंग है तो होल्ड कर सकती है। आज सबसे पहले सेक्शन 20, 21, 22 की बातें करेंगे। सेक्शन 20 बेटा सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का। सेक्शन 20 किस चीज का है? सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का। जो बोल रहे हैं कि पर्सन कंपनी को सर्व करेगा डॉक्यूमेंट तो कहाँ? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। या कंपनी अगर मैं अपने मेंबर को या कंपनी अपने मेंबर को इशू कर रहे हैं सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट तो कैसे करेंगे? तो बाय पोस्ट करेंगे या कुरियर, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड या अदर मोड में भी कर सकते हैं। मेंबर्स बाय पेइंग प्रेस्क्राइब मोड ऑफ द कंपनी। और जैसा अगर आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं मोड कि भैया मुझे तो इसी तरीके से आप डिलीवर करना, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा है बेटा, तो कंपनी मेंबर्स को सर्व करेगी डॉक्यूमेंट, या कोई व्यक्ति अगर कंपनी को सर्व कर रहा है डॉक्यूमेंट तो रजिस्टर्ड ऑफिस में करेगा। इस तरीके से करेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, हैंड डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड या अदर। और मेंबर अगर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि भैया मुझे इसी तरीके से, तो उनको पे करना पड़ेगा। सेक्शन 21 है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का, और सेक्शन 22 है ऑथेंटिकेशन ऑफ टू डॉक्यूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट का। ऑथेंटिकेशन सेक्शन 21, एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी शैल बी ऑथेंटिकेटेड। कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कौन करेगा बेटा? केएमपी। केएमपी कौन होते हैं? 6 लोग, सीईओ, सीएफओ, सीएस, मैनेजर, एमडी और डब्ल्यूटीडी, या पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, बोर्ड वार पास करके जिसको ऑथराइज कर देगा वो ऑथेंटिकेट कर सकता है, या तो केएमपी और नहीं तो पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। सेक्शन 22 बोलता है ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैसे होगा ऑथेंटिकेशन? कॉमन सील प्लस साइन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन लगेगा। ऑथराइज्ड पर्सन को ऑथराइज कौन करेगा? बोर्ड, बाय पासिंग ओवर। ऑथेंटिकेट कर, या 2 डायरेक्टर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या एक कंपनी सेक्रेटरी एक डायरेक्टर ऑथेंटिकेट करेंगे। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 में मेमोरेंडम के अंदर नेम क्लॉज होता है बेटा, आपको पता है कंटेंट क्या क्या होता है। नेम क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है, और अगर कंपनी ओपीसी है तो इन 6 क्लॉजेस के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लॉज भी है, नॉमिनेशन, जहां हम नॉमिनी का नाम बताते हैं कि कल अगर हम न रहें तो हु विल बी द नेक्स्ट मेंबर, उसको हमने नॉमिनी कहा। नॉमिनेशन क्लॉज में बातें करेंगे, लेकिन नॉमिनेशन क्लॉज सिर्फ ओपीसी के अंदर होगा। तो इस तरीके से ये कंटेंट है।
सारे सेक्शन 4 में है। अगर हम चेंजेस करेंगे, ऑल्ट्रेशन करेंगे, इनमें कोई भी क्लॉज अगर बदलेंगे तो ऑल्ट्रेशन होगा सेक्शन 13 में। और उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है जो पर्टिकुलर क्लॉज के अमेंडमेंट में लगते हैं। जैसे नेम क्लॉज के लिए स्पेसिफिक सेक्शन है 16, ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए 10A, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के लिए 12, कैपिटल क्लॉज के लिए 61, सब्सक्रिप्शन के लिए 61, लायबिलिटी के लिए 65 और नॉमिनेशन क्लॉज के लिए 3। क्या होता है? तो सबसे पहले तो मेमोरेंडम का सेक्शन 4 और ऑल्ट्रेशन होगा सेक्शन 13 में। और अगर स्पेसिफिक क्लॉजेस की बातें करें तो नेम क्लॉज में हम स्पेसिफिक सेक्शन 16 का यूज करेंगे ऑल्ट्रेशन के लिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए 10A, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के लिए सेक्शन 12, कैपिटल क्लॉज सेक्शन 61, सब्सक्रिप्शन सेक्शन 61, लायबिलिटी क्लॉज 65 और नॉमिनेशन 3। नेम क्लॉज में आप सब सारे क्लॉजेस की बात करें बेटा तो नेम क्लॉज, अब सारे क्लॉजेस में होता क्या है और सारे क्लॉजेस का ऑल्ट्रेशन पढ़ना है। सारे क्लॉजेस का ऑल्ट्रेशन पढ़ना है। नेम क्लॉज कैसे नाम कैसे बदलेगा, लायबिलिटी कैसे बदलेगी, ऑब्जेक्ट कैसे बदलेगा, कैपिटल कैसे बदलेगा। तो चलिए नेम क्लॉज, नेम में क्या होता है बेटा, इट शैल स्टेट द कंपनी का नाम बताता है। अगर कंपनी प्राइवेट है तो नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड लगेगा, अगर कंपनी पब्लिक है तो सिर्फ लिमिटेड लगेगा। और सेक्शन 8 है तो ये सब नहीं लगता उसके नाम के अंत में, तो आपका एसोसिएशन, फाउंडेशन, फेडरेशन, क्लब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये सब लगता है। दूसरा है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेनली क्या बताएगा कि भाई पर्पस, कि कंपनी बनी क्यों है, मेन बताएगा फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म, कंपनी क्यों बना है। इंसिडेंटल है, प्रोमोट मेन करेगा, मतलब मेन काम है कि क्यों बनी है कंपनी ये बताना। और इंसिडेंटल जो है साथ में भी कुछ हो सकता है जो मेन ऑब्जेक्ट को प्रमोट करे। दूसरा है आपका सिचुएशन क्लॉज जिसको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलते हैं, इसको डोमिसाइल क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है
कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस, ये स्टेट का नाम बताता है, उस स्टेट का नाम बताता है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, उस स्टेट का नाम बताता है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। कैपिटल क्लॉज, अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन बताएगा नेम ऑफ सब्सक्राइबर, उनका एड्रेस, कितना शेयर उन्होंने अग्री किया है लेने के लिए, और इसी को एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज को ही एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हैं। फिर है आपका लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी को आपने कहा था कि भैया लिमिटेड होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, जितना अनपेड है उतने ही के लिए लायबल होंगे, जब पूरा पे कर देंगे तो कोई लायबिलिटी होगी नहीं। दूसरा है लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ पे हमने गारंटी दी है तो जितना गारंटेड अमाउंट है उतने के लिए लायबल होंगे। और नॉमिनेशन क्लॉज may contain the name of person who will become member in case of death या incapacity of member। नॉमिनेशन क्लॉज में उस व्यक्ति का नाम बताते हैं जो कल मेंबर के मर जाने या इनकेपेबल होने पे मेंबर बन जाएगा। अब एक एक करके बेटा एक एक क्लॉज को हम लोग क्या करेंगे, अमेंड। तो सबसे पहले नाम आता है नेम क्लॉज का। नेम क्लॉज के बेसिक प्रोविजन सेक्शन 4 सबसेक्शन 2-3 में दिए गए हैं। नेम ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी आइडेंटिकल, नाम जो है कंपनी का आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी आइडेंटिकल या सिमिलर विद द नेम ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, trademark for which application of registration is pending, या already registered LLP, या any company which has been bound in the last 5 years, जो पिछले 5 साल में बाउंड हुई है, या any company which is incorporated outside India। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट पढ़िए कि कंपनी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए, किससे मिलता जुलता, आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होना चाहिए, किससे मिलता जुलता आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ट्रेडमार्क जिसके लिए एप्लीकेशन हमने दिया है रजिस्ट्रेशन का और पेंडिंग है वैसा नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलपी जैसा नहीं होना चाहिए, या एनी कंपनी जो लास्ट 5 इयर्स में वाइंडिंग अप हुई है, वाउंड अप हुई है वैसा नहीं होना चाहिए, या एनी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है वैसा नहीं होना चाहिए।
exception. If that company is incorporating subsidiary in India, then it can use the name along with the word India. या हिंदुस्तान, भारत या स्टेट या सिटी. जैसे यूनिलीवर कंपनी है बेटा, यूनिलीवर वो यूके की कंपनी है. जब उसने इंडिया में सब्सिडियरी खोली तो उसका नाम रखा हिंदुस्तान यूनिलीवर. तो ऐसा हो सकता है अगर कोई विदेश की कंपनी है, वो इंडिया में अगर आके अपना सब्सिडियरी बना रही है, खोल रही है, तो यहाँ के सब्सिडियरी में वो अपना नाम कंपनी के साथ भारत, हिंदुस्तान, इंडिया से लगा सकते हैं. जैसे यूनिलीवर ने लगाया हिंदुस्तान यूनिलीवर. Any company which has the name having English or Hindi translation of the name, अगर आपका वहाँ हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन है तो कर सकते हैं. या any company which has the name having phonetic resemblance with the name of the company, मिलता जुलता साउंड लगता है तो कर सकते हैं. The following words cannot be used. The following words cannot be used. The following words cannot be used until approval of CG is obtained. CG का अप्रूवल ले लीजिएगा, और नहीं तो इस टाइप का कोई भी नाम यूज नहीं करना, नहीं तो ये अनडिजायरेबल हो जाएगा. नेशनल, फेडरल, पार्लियामेंट, भारत सरकार, संसद, रॉयल कमीशन, ये सब नाम यूज नहीं करना है. चेंज ऑफ नेम करते हैं सेक्शन 13 में, वॉलेंटरली चेंज होगा. सेक्शन 13 में वॉलेंटरली चेंज होगा. कैसे नाम चेंज करें? तो सबसे पहले एसआर पास कीजिए जनरल मीटिंग में. एमओए मस्ट बी ऑल्टर्ड टू चेंज नेम. एसआर पास कीजिए जनरल मीटिंग में कि भाई चेंज करना है ना, मेमोरेंडम को बदलिए कि नाम चेंज करना है. अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी का. मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉर चेंज ऑफ नेम. नाम के लिए किसका अप्रूवल? नाम चेंज करें तो किसका अप्रूवल चाहिए? सीजी का. एक्सेप्शन, अगर आपने वर्ड केवल प्राइवेट ऐड किया, मतलब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट बना रहे हैं, या केवल प्राइवेट ऐड किया या डिलीट किया, तो फिर अप्रूवल नहीं चाहिए सीजी से. कंपनी मस्ट मेक फाइलिंग विद आरओसी. एसआर पास करना होगा, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम पास करना होगा, सीजी का अप्रूवल. आप सब फाइल कीजिए, आरओसी के पास लेके जाइए, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की कॉपी, सीजी के अप्रूवल की कॉपी, आरओसी के पास कि नाम चेंज करना चाहते हैं. आरओसी विल रजिस्टर द चेंज और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा नए नाम के साथ. प्रोहिबिशन, कंपनी कैन नॉट चेंज द नेम इफ कंपनी हैज डिफॉल्टेड. अगर कंपनी ने बेटा डिफॉल्ट किया है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करने में डिफॉल्ट किया है, डिपॉजिट के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के रिपेमेंट में डिफॉल्ट किया है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, तो नाम चेंज नहीं कर सकती. डिवेंचर का पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का पेमेंट नहीं किया, डिपॉजिट का रिपेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं किया, तो नाम नहीं बदल सकते. सेक्शन 15, चेंज shall be noted in every copy of MOA, otherwise 1000 रुपया पर कॉपी लगेगा. जो भी ये चेंज हुआ वो हर कॉपी में, मेमोरेंडम के ऑल्टर्ड कॉपी में होना चाहिए कि क्या चेंज हुआ. और अगर ऐसा नहीं है, आपने चेंज नहीं बताया मेमोरेंडम में, तो हर कॉपी पे 1000 रुपया का जुर्माना लगेगा. The former name shall also be disclosed along with new name up to 2 years from change. जब चेंज हुआ उसके 2 साल तक पुराना नाम नया नाम दोनों डिस्प्ले करना है. ठीक है.
नाम चेंज हो गया तो 2 साल तक पुराना नाम और नया नाम दोनों डिस्प्ले कीजिए। 2 साल तक पुराना नाम नया नाम दोनों डिस्प्ले करिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम सेक्शन 16। सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है नेम में। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, सीजी के ऑर्डर पे रेक्टिफाई कर रहे हैं नाम, या ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर, सीजी ने ऑर्डर किया तो नाम बदल रहे हैं, ये किसी और व्यक्ति की एप्लीकेशन पे नाम बदल रहे हैं। तो पहला, इफ सीजी फाउंड्स द नेम अनडिजायरेबल इट विल डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम। सीजी ने देखा कि भैया ये तो अनडिजायरेबल नेम है, तो वो आपको बोलेगा कि चलो नाम बदलो, और कंपनी को 3 महीने के अंदर, जिस दिन सीजी का ऑर्डर आया उसके 3 महीने के अंदर नाम बदलना होगा। 3 महीने के अंदर नाम बदलना होगा। कैसे बदलेगी? कंपनी पास करेगी, और कंपनी जो है फॉर्म सबमिट करेंगे आरओसी के पास चेंज के 15 दिन के अंदर कि भाई नाम बदल दिए हैं। आरओसी रजिस्टर करेगा, चेंज ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। इफ कंपनी फेल्स टू चेंज द नेम, अगर कंपनी अपना नाम नहीं बदलती है तो सीजी विल अलॉट न्यू नेम टू द कंपनी एंड इंटीमेट। आपको बोला ना नाम बदलो अनडिजायरेबल है, 3 महीने के अंदर नाम बदल देना था, बदलने के 15 दिन के अंदर आरओसी को बता देना था, आपने नहीं बदलाना, तो सीजी आपका नया नाम अलॉट कर देगी और सीजी ही फिर आरओसी को बता देगी। न्यू नेम, न्यू नेम कोई भी नाम रख दिया उसने, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, स्पेशल नंबर कुछ देना हो तो सेम नया नाम ऐसा हो जाएगा। ओआरडीएनसी क्या है? ऑर्डर ऑफ आरडी नॉट कंप्लाइड। आपका नाम होगा ओआरडीएनसी, ऑर्डर ऑफ आरडी नॉट कंप्लाइड प्लस जिस ईयर में आपका हम पास कर रहे हैं ओआर, जिस में हम पास किए हैं वो ओआर पास जिस साल हुआ कि नाम चेंज का वो, और स्पेशल नंबर और सीआईएन, ऐसा करके कुछ भी उटपटांग नाम हो जाएगा फिर आपका। तो अगर सीजी ने आदेश दिया तो 3 महीने के अंदर नाम चेंज कीजिए, नहीं तो सीजी खुद नाम चेंज करके आरओसी को बता देगा और आपको नया नाम अलॉट कर देगा। दूसरा, दूसरे किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया है ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अदर पर्सन, अदर पर्सन का एप्लीकेशन, if the name of the company is identical with the name of already registered trademark, then the proprietor of such trademark can make an application to CG for rectification of name. Already registered नाइकी था, प्यूमा था, उसी से मिलता जुलता नाम उपमा रख लिया आपने। अब जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑनर है वो सीजी के पास जाएगा और बोलेगा इन्होंने देख लीजिए मिलता जुलता नाम, हमारे तो कस्टमर क्लाइंट सोलिसिट होना, वो उपमा और प्यूमा में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए जो है भैया इनका नाम बदलवाओ क्योंकि हमारा तो ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो एप्लीकेशन दे सकते हैं विद इन 3 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी। जिस दिन आप नई कंपनी बनी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को पता चला, वहां से 3 साल के अंदर वो नाम रेक्टिफिकेशन के लिए सीजी को अप्लाई करेंगे। और बाकी सब यही होगा, सीजी को अप्लाई किए, सीजी आदेश देगा, वो पास कीजिए, बदलिए, नहीं बदलेंगे तो फिर सीजी ही बदल देगा। तो बाकी सेम है, 3 महीने के अंदर नाम बदलना है, नहीं बदलिएगा तो फिर सीजी ही नया नाम अलॉट कर देगा और आरओसी को बता भी देगा, फिर लेके घूमते रहिएगा वैसा नाम।
all other points of A will remain same. नाम बदल गया, नाम बदल गया। दूसरा है सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने की बात होगी। सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस सारी कंपनियों को सेक्शन 12 में होना चाहिए। एवरी कंपनी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days फ्रॉम इनको, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 30 दिन के अंदर हर कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। वेरिफिकेशन कराना है रजिस्टर्ड ऑफिस का। आपका खुद का है या रेंटेड, तो अगर रेंटेड है, सेल्फ ओन्ड है, अगर आपका खुद का है कि रेंटेड है, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना। रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस रेंट रिसिप्ट जो 1 महीने से पुराना नहीं है वो, प्लस ऑथराइजेशन ऑनर का, कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल मतलब कोई बिजली बिल या पानी बिल का 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको सबमिट करना है। और फिर वो जाके फिजिकली वेरीफाई करते हैं आरओसी। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने का मतलब क्या है? हर स्टेट में एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, हर स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। लेकिन 2 स्टेट हैं भारत में, एक है महाराष्ट्र और दूसरा है तमिलनाडु, जहां 2-2 आरओसी हैं। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है बेटा, पुणे में, मुंबई में, और तमिलनाडु में भी 2 आरओसी हैं, चेन्नई में और कोयम्बटूर में। बहुत तो ऐसे भी मल्टीपल स्टेट हैं जिनके लिए एक ही आरओसी है, जैसे 7 नॉर्दर्न स्टेट ले लीजिए, उसके लिए एक ही आरओसी है शिलोंग में। दिल्ली हरियाणा का दिल्ली में, बिहार झारखंड का पटना में, पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में। तो इस तरीके से कुछ तो हर स्टेट में एक आरओसी होना चाहिए, लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं जहां 2-2 आरओसी हैं। एक है महाराष्ट्र जिसके लिए पुणे मुंबई में आरओसी है, और दूसरा है तमिलनाडु जिसके लिए चेन्नई और कोयम्बटूर में है रजिस्टर्ड ऑफिस आरओसी। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां बहुत सारे मल्टीपल स्टेट के लिए भी एक आरओसी है, जैसे 7 जो नॉर्दर्न स्टेट हैं उनके लिए एक ही आरओसी है शिलोंग में, दिल्ली हरियाणा के लिए दिल्ली में, बिहार झारखंड के लिए पटना में, पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ में। तो भैया शिफ्टिंग का मतलब क्या है? शिफ्टिंग का मतलब है कि मान लो दिल्ली में अगर हम नोएडा सेक्टर 1 में से सेक्टर 125 में लेके जा रहे हैं, एक चेंज हो सकता है कि सेम सिटी में, सेम आरओसी में, सेम स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट सेम
आरओसी भी सेम, सिटी भी सेम, एक जगह से दूसरी जगह एक चेंज ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि डिफरेंट सिटी में लेके जा रहे हो, डिफरेंट आरओसी में, लेकिन स्टेट सेम है। महाराज पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे लेके जा रहे हैं। या तीसरा हो सकता है, तो एक हो सकता है कि सेम स्टेट में सेम सिटी में एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा, सेम स्टेट में सेम आरओसी लेकिन सिटी बदल जाएगा। इस बार कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं बेटा, सिटी बदल गए, आरओसी सेम है और स्टेट भी सेम। तीसरा आपने कहा कि स्टेट सेम है लेकिन आरओसी अलग अलग हो गए और सिटी भी बदल गया, जैसे मुंबई से पुणे, या पटना से रांची हो सकता है, सिटी बदलेगा लेकिन आरओसी सेम रहेगा, स्टेट बदल जाएगा। और नहीं तो भोपाल से सूरत जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट सिटी, डिफरेंट आरओसी और डिफरेंट स्टेट, कितने चेंजेस हो सकते हैं। इसके लिए भी एक डायग्राम है, सिंगल डायग्राम, जिसमें हम इतने चेंजेस का, आपने कहा कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, इतने चेंज हो सकते हैं। सेम स्टेट में जगह चेंज हो सकता है, सेम स्टेट में एक जगह से दूसरे जगह, सेम स्टेट में सिटी अलग, सेम आरओसी, स्टेट चेंज हो सकते हैं, नहीं तो सेम स्टेट में आरओसी चेंज हो सकते हैं, सिटी चेंज हो सकता है। बहुत सारे, ये सारे चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबल हैं। तो कैसे कैसे ये चेंजेस होंगे? कहाँ गए? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। यहाँ से तो BC21 से हम लोगों ने शुरू किया था, ये पढ़ा हम लोगों ने, फिर हमने मेमोरेंडम के ऑल्ट्रेशन में आ गए, हमने नेम क्लॉज को बदला, और उसके बाद हम लोग अपने दूसरे चेंजेस में हैं, ऑल्ट्रेशन में सिचुएशन क्लॉज के चेंज कर रहे हैं। इतने चेंजेस हो सकते हैं, हमने कहा। विद इन लोकल लिमिट की बात करें
तो विद इन लोकल लिमिट अगर चेंज हो रहा है मतलब सेक्टर 18 से 62 जा रहे हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन भी बोर्ड मीटिंग पास करना होगा। फाइलिंग करना आरओसी के पास, आपको बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी 30 दिन के अंदर। आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा, और इन केस ऑफ डिफॉल्ट डिले इन फाइलिंग पेनल्टी, तो पेनल्टी लगेगी। दूसरा हो रहा है चेंज, ये तो हो गया विद इन लोकल लिमिट में चेंज हुआ। तो आउटसाइड लोकल लिमिट चेंज हो रहा है, तो भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, सिटी बदल रहा है, सेम आरओसी है, सेम स्टेट है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा। उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। एप्लीकेशन देना होगा रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर 15 दिन के अंदर अप्रूवल देगा, तो वो फाइल कीजिए, आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन कराए, नहीं तो पेनल्टी। दूसरा, सेम स्टेट है, डिफरेंट आरओसी और डिफरेंट स्टेट, पुणे से मुंबई जा रहे हैं तो सिटी बदल गया, आरओसी भी बदल गया, लेकिन स्टेट सेम है, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, एमओए चेंज होगा, ठीक है। नोटिस देना होगा पब्लिक को 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश और वर्नाक्यूलर में। इंडिविजुअल मतलब जो क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर उनको, और वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। नहीं ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो डिम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। या फिर पटना से रांची जा रहे हैं, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट आरओसी, डिफरेंट स्टेट में, तो दीजिए आप एप्लीकेशन टू सीजी, सीजी डिस्पोज करेगा एप्लीकेशन को 60 दिन के अंदर। उसके बाद आरओसी को सब कुछ फाइल कीजिए, एमओए की कॉपी, एसआर की कॉपी, क्रेडिटर अप्रूवल, सीजी अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं तो पेनल्टी। सेक्शन 15 बोलता है कि चेंजेज जो है वो हर कॉपी में मेमोरेंडम के जाना चाहिए, नहीं तो आपको 1000 रुपया पर कॉपी का जुर्माना लगेगा। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स अवेलेबल है फॉर इंस्पेक्शन के लिए ड्यूरिंग at registered office during business hour. Company can provide copies at fee not exceeding 10 रुपया per page. Object clause का alteration, object clause एस्तार पास करना होगा पोस्टल बैलेट के थ्रू। MOA shall be altered accordingly. CG का अप्रूवल लेना होगा if company is altering the name due to change in object. इन्वेस्टमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड मनी रेज थ्रू पब्लिक इश्यू टुवर्ड्स न्यू ऑब्जेक्ट करना है हमें। तो हमने क्या किया बेटा कि पब्लिक से पैसे मंगा लिए और उसको यूज नहीं किया, अब हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्पस में, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा भाई वे पोस्टल बैलेट। और मान लो जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर बोले नहीं हम तो नहीं दूसरे ऑब्जेक्ट में पैसा लगाएंगे, उनको एग्जिट रूट देना होगा कि जाइए फिर अपना पैसा लेके। शेयर होल्डर्स पब्लिक नोटिस देना होगा इंग्लिश प्लस वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में, जिसमें टोटल मनी कितना रेज किए, कितना यूटिलाइज्ड है, कितना अनयूटिलाइज्ड है, कितना न्यू ऑब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना है, क्या प्रोपोज्ड ऑब्जेक्ट है, रीजन इंपैक्ट क्या उसका पड़ेगा। कंपनी पोस्ट करेगा वेबसाइट ऑफ कंपनी पे। कंपनी मस्ट मेक फाइलिंग, आरओसी को फिर फाइलिंग कर देंगे सब, आरओसी चेंज करेगा और नया फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा नए ऑब्जेक्ट के साथ। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑल्टर करना है तो ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, एमओए को ऑल्टर कीजिए। सेक्शन 13 में सारे क्लॉजेस के लिए करते हैं, पास करते हैं हम लोग जनरल मीटिंग में साथ। जनरल प्रोविजन जो है ये बोल रहा है जनरल प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन क्या है ऑल्ट्रेशन के लिए सेक्शन 61 में कि जनरल मीटिंग का ओआर पास कीजिए। तो जब अब यहाँ पे बोल रहा है कि जनरल मीटिंग का एसआर पास करके बदलिए, वहां बोल रहा है कि अगर आपको सेक्शन 61 में ऑल्ट्रेशन करना है तो जीएम में ओआर पास कीजिए। कॉन्ट्राडिक्शन है तो स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल करेगा, मतलब ओआर पास करके बदल जाएगा कैपिटल।
टाइप ऑफ अल्टरेशन क्या है? नए शेयर इशू की इंक्रीज कर रहे हैं शेयर कैपिटल, ये भी इंक्रीज है, डिक्रीज कर रहे हैं, डिवीजन, कंसोलिडेशन, कन्वर्जन, ये सब चेंजेस है। लाइबिलिटी का अल्टरेशन कैसे होगा बेटा? जनरल रूल है कि लाइबिलिटी को जो है हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लाइबिलिटी को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, जनरल रूल है। एक्सेप्शन है कि लाइबिलिटी बढ़ सकती है जहां कंपनी इंक्रीज कर रही है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर एंड मेंबर अग्री, बढ़ा रही है और मेंबर अग्री कर गए सर पास करके ठीक है बढ़ा दो तो बढ़ जाएगी, या कंपनी में इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इवन इफ मेंबर डू नॉट अग्री, तभी बढ़ा सकता है। खत्म ही करो फिर, आज खत्म ही कर दो इनकॉर्पोरेशन चैप्टर को फिर। सेक्शन 17 इंस्पेक्शन, मेंबर टू डिमांड द कॉपी, मेंबर जो है बेटा वो डिमांड कर सकते हैं कि वो एमओए का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। कंपनी को अप्लाई किए हैं कॉपीज ऑफ एमओए के लिए मेंबर, कंपनी जो है 7 दिन के अंदर विद इन 7 डेज ऑफ रिक्वेस्ट सप्लाई कर देगी। इन केस अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो पेनल्टी जो है 1000 रुपया पर डे का लगेगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपया तक। अब आर्टिकल की बातें करेंगे, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ये कब बनती है? जब कंपनी बन रही होती है उसी समय, और चेंजेस समय समय पे कर सकते हैं। इट इज द सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, इसको हम सप्लीमेंट्री या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। सेक्शन 14 है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल का, बाईपासिंग एसआर, बाईपासिंग एसआर, बाईपासिंग एसआर इन जीएम, हम आर्टिकल बदल सकते हैं। अमेंडमेंट होगा सेक्शन 14 में, कन्वर्जन होता है प्राइवेट का पब्लिक, पब्लिक का प्राइवेट, ओपीसी वगैरह में सेक्शन 18 में। आंसर राइटिंग पॉइंट है, आप देखिए, ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62, प्राइवेट सेक्शन 2 क्लॉज 68, पब्लिक सेक्शन 2 क्लॉज 71 में क्या रिजोल्यूशन पास करना होगा? जनरल मीटिंग का ऐसा, जनरल मीटिंग का ऐसा, जनरल मीटिंग का ऐसा। मेंबर कितने चाहिए? 1 ओपीसी में, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, 7 इनफाइनाइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 से 15 हो सकते हैं, 2 से 15, 3 से 15। कौन होगा मेंबर? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, मेजर, वहां कोई भी हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिविजुअल होने चाहिए, डायरेक्टर इंडिविजुअल होने चाहिए, मेंबर कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर इंडिविजुअल होने चाहिए। शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ओपीसी में, प्रोहिबिशन है, यहाँ रेस्ट्रिक्शन है और यहाँ फ्रीली है। एम्प्लॉय मेंबर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ हो सकते हैं। इनविटेशन टू पब्लिक देंगे नहीं देंगे? यहाँ डिवेंचर्स में दे सकते हैं, शेयर में नहीं देंगे, यहाँ तो भैया दे ही सकते हैं। क्या कभी भी ओपीसी लिस्टेड होगी? नहीं। डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है, सारे इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड हो सकते हैं पब्लिक में। ट्रेडिंग नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑल इंस्ट्रूमेंट में। कंपनीज एक्ट लिबरल है, मॉडरेट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, आरओसी फाइलिंग सब जगह जरूरी होगा। और फिर होता है इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन भी पूछ देता है बेटा, आप एक बार कोशिश कीजिएगा इंट्रेंचमेंट प्रोविजन को समझने की कि क्या होता है इंट्रेंचमेंट। आप एक बार कोशिश कीजिए तो व्हाट इज इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, फिर हम समझा देते हैं।
मीनिंग ऑफ इंट्रेंचमेंट, इंट्रेंचमेंट क्या है? इट इज द प्रोसेस by which alteration of article is made more harder and complex to protect the interest of minority shareholder. बेटा देखो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कम है, अगर जो मेजॉरिटी है वो चाहे तो एसआर पास करके कुछ भी करा सकता है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कभी कभी ज्यादा हार्डर या कॉम्प्लेक्स प्रोविजन जो है डाल देते हैं आर्टिकल में, इसको बोलते हैं इंट्रेंचमेंट। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि शॉर्टर नोटिस नहीं भेजना है, लेकिन अगर 90% मेंबर का कंसेंट है तो भेज सकते हैं, 95% मेंबर का कंसेंट है तो भेज सकते हैं। तो ये ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, ये ज्यादा रिजिड है, क्योंकि किसी भी कंपनी में 90% या 95% मेंबर का कंसेंट ऑब्टेन करना ज्यादा कठिन होगा ना बेटा। ओआर आसान होगा, एसआर उससे मुश्किल होगा, इंट्रेंचमेंट उससे मुश्किल होगा, यूआर सबसे मुश्किल होगा। To entrench the article is the matter of choice of board of company. ऐसा करना है कि नहीं, ये तो मैटर ऑफ चॉइस है बोर्ड का, करना है कि नहीं। टाइमिंग और कंडीशन क्या है? फॉर एडिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू इंट्रेंचमेंट, इंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैन बी एडेड, जिस समय कंपनी बन रही है उस समय इंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड कर सकते हैं, या बाद में आर्टिकल को बदल के कर सकते हैं। Meaning of entrenchment, it is the process by which alteration of article is made more harder and complex to protect the interest of minority shareholder. माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल को ज्यादा हार्डर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। नहीं तो बेटा जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो खुद मेजॉरिटी है ही, और वो एसआर पास करके कुछ भी करा लें कंपनी में, तो वहां पे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन कर रखा है कि हम इंट्रेंचमेंट भी ऐड कर सकते हैं। टू रिट्रेंच द आर्टिकल इज द मैटर ऑफ चॉइस ऑफ बोर्ड। टाइमिंग क्या है? फॉर एडिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू इंट्रेंचमेंट, the entrenchment provision can be added either at the time of, जिस समय बन रहा था कंपनी इनकॉर्पोरेशन का टाइम ही ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आर्टिकल को बदल के बाद में भी कर सकते हैं। विथ कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के केस में इंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करना है तो सारे मेंबर का कंसेंट चाहिए, और अगर पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करके हम इंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड कर सकते हैं।
फाइलिंग और गिविंग नोटिस ऑफ ऑल्ट्रेशन या एडिंग इंट्रेंचमेंट प्रोविजन, न्यू कंपनी है तो इंटीमेट करेंगे आरओसी को स्पाइस प्लस आईएनसी 32 में ही एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो गिव इंटीमेशन टू आरओसी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ मेंबर्स और पासिंग हिस्सा। जिस दिन कंसेंट लिए वहां से 30 दिन के अंदर आरओसी को बता देंगे, या जिस दिन एसआर पास हुआ। ये था आपका चैप्टर इनकॉर्पोरेशन। कंपनीज एक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। कल से हम लोग अदर लॉ में हैं। सबसे पहले अदर लॉ में फेमा को रिवाइज करेंगे बेटा। सबसे पहले फेमा का रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो एलएलपी और उसके बाद जीसी और उसके बाद इंटरप्रिटेशन। अदर लॉ का रिवीजन कल से स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से। तब तक पढ़ते रहें, लगे रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अदर लॉ में। थैंक यू। और अगर आप ये लॉ का पूरा रिवीजन 15 चैप्टर्स का टॉपर्स के ऐप से खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ 299 में खरीद सकते हैं पूरा जनवरी का रिवीजन।